काला दान जाने का रास्ता पथरीला जंगलात से होता हुआ ढलवान की जानिब था। हमारी जीपें ऐस्ता रफ्तार से आगे बढ़ रही थीं। सुबह हमें एक फौजी चेक पोस्ट से गुजरना पड़ा। मुझे मेजर की वर्दी में और फौजी जीप को देखकर फौजी पहरेदारों ने बगैर कोई सवाल किए चेक पोस्ट का बैरियर उठा दिया, लेकिन वो बड़ी अजीब नज़रों से मुझे देख रहे थे। शम्स ने मुझे बताया कि इंडियन सिक्योरिटी फोर्स में ज़्यादातर वही अफसर और जवान इस इलाके में तैनात किए जाते हैं जो इस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं और असामी और बंगला ज़बान जानते हों। तुम अपनी शक्ल व सूरत से किसी तरह भी इस इलाके के रहने वाले नहीं लगते। अलावा इसमें तुम्हारे अलावा सारे काफ़िले में से किसी ने भी वर्दी नहीं पहनी हुई है। इसी के बेस पहरेदार फौजी सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि सारे काफ़िले को शक की निगाह से देख रहे थे। आगे एक बड़ी चेक पोस्ट भी आएगी और ऐन मुमकिन है कि वहाँ भारतीय सिक्योरिटी फोर्स के अफसर भी हों। इस वर्दी और फौजी जीप के बेस तुम किसी मुश्किल में गिरफ्तार हो सकते हो। इसके अलावा आगे का सारा इलाका मिज़ोरम का है, जहाँ के बागी कबाइल भारतीय हुकूमत और फ़ौज के मुजालिम से तंग आकर इंतकामी कार्रवाइयाँ करते हैं। भारतीय फ़ौज कभी कभार जब इस इलाके में जाते हैं तो कम से कम एक दो कंपनी लगभग 300 की नफरी में जाते हैं। इक्का दुक्का फौजी तो वहाँ जाने का सोच भी नहीं सकता, वरना मिज़ो कबाइल उसे फ़ौरन हलाक कर देंगे। इसीलिए बेहतर होगा कि अगली चेक पोस्ट पर आने से पहले ही तुम वर्दी और फौजी जीप से छुटकारा पा लो। जीप पर पेट्रोल डालकर आग लगाई और उसे खड्ड में धकेल दिया। आग की हिद्दत से जीप के पेट्रोल टैंक ने भी आग पकड़ ली। एक धमाके से जीप के परखच्चे उड़ गए। वर्दी को भी उतार कर मैंने आग लगा दी, लेकिन मेजर की समूर वाली जैकेट पहने रखी जिस पर कोई फौजी निशान ना था। दरअसल सर्दी इस कदर ज्यादा थी कि समूर की जैकेट ने मुझे बहुत आराम दिया था। रास्ते में आने वाली बड़ी चेक पोस्ट पर हम सारे दिन के सफर के बाद रात गए पहुंचे। बैंकॉक से चलते वक्त मैंने एहतियातन एक लंबा स्याह कोट और स्लेब वाली कैंडल भी खरीद ली थी। रॉबर्ट मैकल जेनी में अब एक पादरी था जो इस इलाके में बागी कबाइल में मजहबी प्रचार के अलावा उनके लिए दवाइयाँ और खाने पीने का सामान लेकर जा रहा था। यह मेरी कवर स्टोरी थी जिसे मैंने चेक पोस्ट पर बयान किया। लिबास भी मैंने पादरियों जैसा पहना हुआ था जिस पर लटकी हुई स्लेब नुमाया थी। भारतीय फौज, हुकूमत और फौज आज तक ये चाहती है कि इस इलाके के लोग भले ही सही हो जाएं लेकिन बागियाना कार्रवाइयाँ छोड़ दें। इसीलिए मगरबी ईसाई ममालिक ने अपनी कई मिशन जहां भेज रखे हैं। हमें भी इस चेक पोस्ट से बगैर किसी चेकिंग के बल्कि साहब को गर्म चाय पिलवा कर एहतराम से रवाना किया गया। आखिर हम इनके बागियों को राम करने और सुधारने के लिए तो जा रहे थे। एक रात और दिन के मजीद सफ़र के बाद शाम को हम कालादान पहुंच गए। ये खासन बड़ा कस्बा था और यहीं पर मुझे कैंसर और उसके साथियों से मिलना था। कस्बे के शुरू में एक झोंपड़ा होटल से हमने शहर के तमाम रिहायशी होटलों का पता लिया। मैंने बाकी काफिले को तो यहीं रुकने का कहा और शम्स और अपने नंबर 2 के हमरा अपनी जीप में कैंसर और उसके साथियों की तलाश में चल पड़ा। शम्स कालादान से खूबी वाकिफ था और मैं कैसर की तबीयत और अपनी तरबियत से जो मैंने उसे दी थी। शम्स ने सारे होटल खंगाल डाले लेकिन कैंसर और उसके साथियों का कहीं पता ना चला। मुझे बाखूबी इल्म था कि कैंसर ना तो किसी एक होटल में अपने साथियों समेत इकट्ठा ठहरा होगा और ना ही उन्होंने होटलों में असल नाम लिखवाए होंगे। भारत में चूँकि शनाख्ती कार्ड रहे नहीं, इसलिए किसी होटल में क्याम के लिए जो भी नाम और पता लिखवाया जाए वहीं होटल वालों को कबूल करना पड़ता है। उन्हें तलाश करने के लिए होटलों के वेटरों से ही सही मालूमात मिल सकती है। मैंने शम्स को कैंसर का हुलिया बताकर उसे कहा कि हम दोबारा होटलों में जाते हैं और तुम असामी ज़बान में इस हुलिया वाले शख्स का दरियाफ्त करो। दूसरे होटल में ही मेरी ये तदबीर कारगर साबित हुई और होटल के बेरे ने बताया कि एक कमरे में उर्दू बोलने वाले 3 मेहमान ठहरे हुए हैं जिनमें से एक का हुलिया बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने बताया है, और ये तीनों मेहमान उस वक्त आप अपने कमरे में मौजूद हैं। मैं और शम्स पहली मंजिल की इस कमरे की तरफ गए और मैंने एस्ता से दोबारा इसी अंदाज से दस्तक दी जैसे गोरखपुर में दिया करता था। दरवाज़ा कैसर ने खोला। मुझे देखकर उसकी बाँचें खुल गईं और काफ़ी देर तक हम एक दूसरे से बगल गए रहे। कैसर मुझे और शम्स को कमरे में ले गया। उसके हमरा जो साथी ठहरे हुए थे उन्होंने दिल्ली में 26 जनवरी और गोरखपुरी के विष्णु में हिस्सा लिया था। वो दोनों भी मुझे लाला जान कहते हुए लिपट गए। यकीन जानी उनके गले मिलने और खैरियत पूछने में इतना खुलूस था कि मेरी आंखें भर आईं। अपनों ने तो मुझे हमेशा दुख ही दिए थे
खलूस मिला तो इन भारतीय मुसलमानों ने, जिनका मेरे साथ सिर्फ एक ही ज़हनी ताल्लुक था, और वो था भारतीय हिंदू से अपने हुर्रियत का बदला लेना। कैसर की तुम्हारे खुशी की बुरी हालत थी। उसने अपने दोनों साथियों को कहा कि बाकी सब साथियों को जो दूसरे होटल में ठहरे हुए थे यहाँ ले आए। उधर शाम से मैंने कहा कि काफिले के बाकी उमराइयों को लेकर इन होटलों में ठहराए जहाँ दिल्ली के लड़के ठहरे हुए थे। नंबर 2 इनका एडवांस किराया जमा करवा दे और वो नंबर 2 को इसी होटल में ले आए। दोनों लड़के और शम्स बाकी साथियों और उमराइयों को लेने चले गए और कैसर और मैंने इन दिनों से बातों का आगाज़ किया जब हम दिल्ली में पहली बार मिले थे। जब बातें शुरू हुई तो हमें वक्त गुजारने का एहसास तक न हुआ। मेरे हमराइयों को होटल में ठहरा कर और कैंसर के सारे साथियों को लेकर शम्स और नंबर 2 वापस आ गए। हमीद को मैंने थाइयों के हमरा ठहराया था और नंबर 2 और शम्स के लिए एक कमरा अपने लिए बुक कराया। कारीन को मेरी और कैंसर की बाजी की बातों से कोई दिलचस्पी ना होगी, इसलिए किस्सा मुख्तसर करते हुए अर्ज करता हूँ कि हम फुटने तक बातें करते रहे। आइंदा सफ़र के लिए ये फैसला हुआ कि शम्स और हमीद जहाँ काला दान से ही खच्चरों और मजदूरों का इंतज़ाम करने की कोशिश करेंगे और 3 रोज़ तक जहाँ क्या करने और ज़रूरी के बाद हम अपने आइंदा सफ़र का आगाज़ करेंगे। काला दान में कैंसर को जब मैंने ये बताया कि भारत और नेपाल में अपने 3.5 साल क्या और भारतीय इंटेलिजेंस और अफवाज का रूट तोड़ने के बाद मैं पाकिस्तान पहुंचा तो मुझे इतनी माली दुश्वारियों में मुब्तला कर दिया कि मैंने मजबूर होकर एक दोस्त के होटल में मुलाजमत कर ली और माली दुश्वारियों के बहस ही मैंने उस मुहिम को सर करने की हामी भरी तो वो सर पीट कर रह गया। भाईजान, आपने अपनी हुब्बुल वतनी के बहस बगैर किसी लाले के सर पर कफन बांध कर अपने वतन और इस्लाम की खिदमत के और जितना रुपया भी हाजी मस्तान और यूसुफ पटेल ने आपको दिया था आपने सब खटबंडों में ज़रूरतमंद बहादुरों में बांट दिया। लेकिन अपनी जो हालत आपने बताई इसका तो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। हाजी मस्तान और यूसुफ पटेल अभी जिंदा और मुझे यकीन है कि जिस कदर वो आपकी इज्जत और तौकीर करते हैं, अगर आप उन्हें ज़रा सा भी इशारा कर देते तो वो आपके कदमों में रुपयों का ढेर लगा देंगे। कैसर ने मेरी दिलजोई करते हुए कहा, कैसर मैंने जो कुछ भी किया वो मेरा फ़र्ज़ था। हम सब अपने वतन और मुल्क से अपने वफाद के लिए मांगते हैं, लेकिन हम अपने वतन को देते क्या है, माज नफ्तें और शिकायत। मैंने पाकिस्तान की जो भी खिदमत की है वो किसी अवज या बदले में कुछ पाने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ इस जिल्लत और खुफत को मिटाने के लिए थी जो सकूत ढाका के बहस हमें मिली। और मेरी खिदमत इस समंदर में एक कतरे के बराबर है जो हजार हा बल्कि लाखों पाकिस्तानियों ने अपने वतन की इज्जत और हुर्मत के लिए अपनी जानों के नजराने देकर की है। मैं तो आज भी जिंदा सलामत तुम्हारे सामने मौजूद हूँ। ज़रा उन लाखों जो जानों के नजराने देने वालों के मुतालिक सोचो जो खुद मिट कर अपने वतन को दायमी बका दे गए। जहाँ तक मेरी माली दुश्वारियों का ताल्लुक है तो मैंने आज तक किसी इंसान को नहीं बल्कि सिर्फ अल्लाह को राज़िक माना है। जो रोज़ी मेरे मुकद्दर में लिख दिया है वो मुझे हर हालत में मिलेगी। यकीन मेरा जो एतमाद और ज़िंदगी गुजारने का असूल है। तुम जैसे जानिसार दोस्तों की बेलौस मोहब्बत क्या कोई कम दौलत है? मैं तो सब दोस्तों और साथियों की मोहब्बत को दुनियावी माल और दौलत से बदरचा कीमती समझता हूँ। मेरे एक टेलीफोन करने पर तुम सब भारत के उस कोने तक आ गए और मेरे साथ इस जान जोखम मुहिम में जाने को तैयार हो। क्या तुम्हारा खलूस और मोहब्बत किसी दुनियावी दौलत से कम है? मैंने कैसर को लाजवाब कर दिया था। वो बोला, भाईजान, हम अपने साथ सिर्फ एक एक रिवाल्वर, 2 दर्जन मकामी दस्ती बम और खंजर ही ला सके हैं। उन्हें तो हमने छुपा लिया था, अगरचे बड़ा असला भी मुहैया था, लेकिन रास्ते की चेकिंग के बहस ना ला सके। ये असला काफ़ी होगा या हम किसी फौजी चौकी पर अचानक हमला करके उनका असला छीन लें? मैंने जवाब दिया, फ़िलहाल तो हमारे पास काफ़ी असला है, अगर मज़ीद की ज़रूरत पड़ी भी तो ये भी कर लेंगे। हमारे पास साइड आर्म्स के अलावा दस्ती बम भी हैं और 2 सब मशीन गन्स भी। मेरे उमरा थाइयों में से चंद के पास ऑटोमेटिक राइफलें हैं। मैं मौका मिलते ही इनसे ये राइफलें लेकर तुम्हें दे दूंगा। मुझे ये बताओ कि तुम्हारे कितने साथी ये राइफलें बखूबी इस्तेमाल कर सकेंगे? मैंने भारत में मुसलमानों की मखदूश हालत देखते हुए 2-3 फौजी चौकियों से असला छीना था और अपने साथियों को ये असला चलाने की काफ़ी मशक भी करवाई है। आप यकीन रखिए कि मौका आने पर मेरे साथी आपको मायूस ना करेंगे। कैसर ने अपने साथियों की कारकर्दगी का यकीन दिलाया। कालादान में 3 रोज़ के क्याम के दौरान हमें कोई मजदूर या खच्चर ना मिले। साहब ने यूं ही कहा कि तीमोगरी में ही हमें ये सब मिल सकेंगे। कालादान 3 रोज़ क्याम करने और शाम से आइंदा सफ़र की मुफसल मालूमात लेने के बाद हम चौथे रोज़ सुबह हम दीमोगरी के लिए रवाना हुए। कैसर और उसके साथियों के बहस हमारी नफरे की कमी तो पूरी हो गई, लेकिन जीपों पर बैठने की गुंजाइश कम हो गई।
میں نے چاروں جیپوں پر کیسر کے ساتھیوں کو اس طرح بانٹ کر بٹھا دیا کہ تھائیوں کی تعداد ان سے بڑھنے نہ پائے۔ ادھر کیسر نے میری جیپ چلانے کی ذمہ داری بانٹ لی۔ کالا دان سے ہم سب نے گرم مفلر، دستانے اور جیکٹیں خریدی، کیونکہ ہم اب بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیانی پہاڑی سلسلے کو عبور کرنا تھا۔ راتوں کو راستے میں پڑاؤ کرتے ہوئے تیسرے روز بعد دوپہر ہم دیمو گری پہنچے، جہاں شمس نے اپنا کمال دکھایا اور ایک ہندو مہاجن سے ہماری جیپیں رہن رکھ کر معمولی رقم قرض لینے کی بات کی۔ مہاجن جیپیں دے کر مطلوبہ رقم دینے پر فوری راضی ہو گیا۔ شرط یہ تھی کہ مہاجن 3 ماہ کے لیے روپیہ قرض دے گا اور جیپوں کو ہرگز استعمال نہیں کرے گا۔ 3 ماہ تک اگر اسے اصل اور سود واپس نہ ملا تو چاروں جیپیں اس کی ملکیت ہو جائیں گی۔ ہمارا اصل مقصد جیپوں کو محفوظ رکھنا تھا اور نہ قرض کی ہمیں قطعاً ضرورت نہ تھی۔ چنانچہ خچروں اور مزدوروں کا انتظام کر کے ہم نے چاروں جیپیں مہاجن کے گودام کے کمپاؤنڈ میں کھڑی کر دیں اور ان کے ایکسیلیٹر اور گیئر نکال کر اپنے پاس رکھ دیے، تاکہ ہماری غیر موجودگی میں جیپیں چلانے کا امکان نہ رہے۔ فالتو پیٹرول کے ڈبے مہاجن نے گودام میں رکھوا دیے۔ کالا دان سے دیمو گری تک کا سفر تو ہم نے بغیر کسی دشواری کے طے کیا تھا۔ ہماری اصل مصائب اور سفری صحبتیں دیمو گری سے شروع ہوئی۔ خچروں، پیدل اور مزدوروں کے ساتھ پہاڑی سلسلے پر پیچ و خم کھاتی تنگ پگ ڈڈیوں، گہری کھیوں جن کے آخری سرے شاید پاتال کی گہریوں سے ملے ہوئے تھے، یک بستہ ہواؤں کے تھپڑے نہ صرف اپنی تندد ہی ہمیں ہلا لیتے بلکہ ہڈیوں کی تک میں سرایت کر جاتے تھے۔ جنگلی بلیاں اور چیتے درختوں کے تنوں سے چمٹے ہماری ذرا سی بے دھیانی میں ہم پر چھپنے کو تیار دکھائی دیتے تھے، اور کوبرا سانپ اسدوئے جو گرے ہوئے پتوں اور ٹہنیوں میں خود کو کیموفلاج کیے ہمارا اگلا قدم اٹھنے پر ہم پر حملہ آور ہونا پر آمادہ اور سب سے بڑھ باغی اور میزو قبیل جو ہمارا روپیہ، اسلحہ اور سامان رس لوٹنے کی طاق میں چھپ کر ہمارا پیچھا کر رہے تھے۔ غرض کے کون سی ایک ایسی مشکل اور دشواری تھی جو ہمیں اس پہاڑی سلسلے کو عبور کرتے ہوئے پیش نہ آئی۔ شمس کی ہدایت کے مطابق ہم نے پیدل چلنے والوں کو اور خچروں کو 2 مضبوط رسوں سے اس طرح باندھا تھا کہ اگر کوئی خچر یا پیدل چلنے والا پگڈنڈیوں سے پھسل کر کھئی میں گرے تو رسوں سے بندھے باقی عمر ہی اسے سنبھال لیں۔ ہمارا سفر شروع ہوئے بھی ابھی 2 گھنٹے ہی گزرے تھے کہ میں نے ان پگ ڈنڈیوں پر چلنے کی عادی خچر سے اتر کر پیدل چلنے کو ترجیح دی۔ شمس کے سوا کیسر اور اس کے ساتھی بھی پیدل چل رہے تھے۔ مجھے اپنے پاؤں اور ٹانگوں پر تو بھروسہ تھا، لیکن خچر کی نپی تلی چال کے باوجود میں بہت انسیف اور انکمفارٹیبل محسوس کر رہا تھا۔ علاوہ ازیں کیسر اور اس کے ساتھیوں کے لیے بھی سفر کا یہ انداز بالکل انوکھا اور نیا تھا۔ صرف میرے ساتھ اپنے خلوص اور وعدے کو نبھاتے وہ میرا ساتھ دے رہے تھے، لہذا میں نے بھی رسے کو اپنی کمر کے گرد باندھا اور ان کے ساتھ پیدل چل پڑا۔ خچر اور مزدور اب ہمارے آگے جا رہے تھے اور 2 تھئی ہمارے پیچھے۔ میں نے سفر شروع کرنے سے پہلے تھئیوں سے 3 آٹومیٹک رائفلیں لے کر کیسر اور اس کے 2 ساتھیوں کو دے دی تھی۔ قافلے کے تمام افراد کو میری جنرل ہدایت یہ تھی کہ حتی الامکان کوشش کریں کہ بغیر کسی سے مقابلہ کیے اپنا سفر جاری رکھیں۔ اس کے لیے کوئی بھی فائر آرم استعمال نہیں کرے گا۔ اگر کسی سے مٹ بھیڑ ہو جائے تو معاملہ سلجھانے کی کوشش کروں گا، اور کوئی بھی تدبیر کام نہ آئی تو پہلا فائر میں کروں گا۔ پھر ان سب کو ہوگی چن چن کر اپنے مد مقابل کو ختم کر دیں۔ مجھے سفر کے آغاز سے ہی محسوس ہو رہا تھا، یہ میری چھٹی حص تھی جو مجھے خبردار کر رہی تھی کہ غیر محسوس طریقے سے ہمارا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ پگ ڈنڈی کے ایک جانب تو گہری کھئی طرف بلند پہاڑ جن پر گھنے درخت اگے ہوئے تھے۔ میں نے ایک بار کیسر کو کہا کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پہاڑ کے درختوں کی اوٹ میں چھپ کر ہمارا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ ہمیں کئی بار سوکھے پتوں پر چلنے کی نمایاں آوازیں اور 2-3 بار تو چھوٹے پتھر لڑکتے ہوئے پگ ڈنڈیوں پر آن گرے۔ ہم پیدل چلنے والوں کی نگاہ بیک وقت درختوں پر جنگلی بلیوں اور چیتوں کے علاوہ سانپوں اور زوؤں کو بھی تلاش کر رہی تھی، جو پگ ڈنڈیوں کے پتھروں کے نیچے اور قریبی درختوں سے چمٹے رہتے تھے۔ شمس نے مجھے بتایا تھا کہ خچروں کی حس انسانوں سے بہت تیز ہوتی ہے اور وہ خطرے کی بو پاتے ہی ہنہنانے لگتے ہیں اور آگے بڑھنے سے رک جاتے ہیں۔ شمس نے دیمو گری میں کہا تھا کہ اگر ہمارا سفر بغیر کسی رکاوٹ کے جاری رہا تو ہم چاند ڈھلنے تک اس پہاڑ کی بلندی طے کر کے ڈھلوان میں ایسی جگہ پہنچ جائیں گے جہاں ایک رات کے لیے کیمپ لگایا جا سکتا ہے۔ ڈھلوان کے ساتھ ہی پہاڑ کا وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان سرحد ہے۔ نقشے کے مطابق دیمو گری سے رانگا مٹھی کا فاصلہ تقریباً 150 کلومیٹر تھا، لیکن پہاڑی راستوں اور پیچ پگ ڈنڈیوں کے باعث یہ راستہ 2 گنا بڑھ جاتا تھا۔ میں اسی بارے میں سوچ رہا تھا کہ ہم جیسے
हम रांगा माठी पहुंच तो जाएंगे, लेकिन वापसी के सफर में रानी, उसके लड़के और जेवरात के ये रास्ता हम सब के लिए कतई गैर महफूज होगा। अचानक एक थई की चीख और खच्चरों के होने की आवाजें आई।